अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। ये जो ये पेपर है, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डाटा refers to a 18 TR ice plant using ammonia as refrigerant. The temperature of water entering and leaving the um, condenser is 20 and 27 degrees Celsius. The temperature of condensation of ammonia is 25 degrees Celsius and temperature of the brine is minus 15 degrees Celsius. ठीक है, before entering the expansion ball, ammonia is cooled to 20 degrees Celsius and it enters the compressor dry saturated. ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम टीएस डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसका टीएस डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। इसमें एक्चुअली सुपर हीटिंग भी हो रही है और सब कूलिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि उसने कहा है कि कंप्रेसर के एग्जिट पे, कंप्रेसर के एंट्री पे, सॉरी, जो रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है वो कैसा है? ड्राई है। ठीक है, तो पॉइंट 1 हमारा यहाँ पे लाई करेगा। 1 से सुपर हीटिंग होगी, 2 से 3, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या बोला है कि यहाँ पे सब कूलिंग हो रही है। ठीक है, उसने बोला ना द एमोनिया इज कूल्ड टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो एमोनिया की कूलिंग हो रही है। सपोज यहाँ तक कूल हो रहा है और फिर यहाँ से दोबारा ये एक्सपेंड कर रहा है अप टू पॉइंट दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 2 डैश हो जाएगा, ये पॉइंट 3 डैश हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट 3। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसका टी और ये इसका एस, ये इसका टी एस डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने हमसे क्या मांगा है? उसने हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो आपको डाटा बुक से देखना पड़ता। ठीक है, ये अमोनिया को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर रहा है। यहाँ पे इसने सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। अब इसमें -15 कौन सी लाइन होगी और 25 कौन सी लाइन होगी, मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली, ये कौन सी होगी? -15 की। ठीक है, ये लाइन होगी -15 की और ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ये कौन सी होगी? ये 25 की, 25 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, तो अभी हमें पहले ये नहीं पता है कि ये सुपर हीटिंग कहाँ तक हुई है। ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट 3 की हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो -15 ये लिक्विड की दे रखी है, वेपर की दे रखी है, एंट्रोपी दे रखी है और हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है। तो अगर हमें एंथैल्पी एट पॉइंट 3 चाहिए तो ये कितनी हो जाएगी? एंथैल्पी एट पॉइंट 3 डैश, ठीक है, एंथैल्पी एट पॉइंट 3 डैश माइनस सीपी हम लिक्विड का लेंगे और टी 3 डैश माइनस T3। ठीक है, तो अब एंथैल्पी एट पॉइंट 3 डैश कितना हो जाएगा? ये जो दिया हुआ है हमें, सॉरी, ये वाला 298। ठीक है, ये हो जाएगा 298 माइनस सीपी कितना दिया हुआ है हमें? देखिए, ये सीपी लिक्विड का है, ये वेपर का है, तो हम कौन सा लेंगे? लिक्विड का, क्योंकि ये वाली जो लाइन है कौन सी है? ये लिक्विड की लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन वेपर की लाइन है। ये वाली लाइन जो है ये लिक्विड की लाइन है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिक्विड का लेंगे, तो ये हो जाएगा 4.606। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T3 डैश माइनस T2। तो उसने बोला है कि इस कूल्ड टू 20, तो इनिशियली 25 है और कूल कहाँ तक हो रहा है? अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारा H3 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 274.9, ठीक है, किलो जूल पर केजी। अब इसके बाद हम H2 निकालेंगे। ठीक है, अब H2 निकालने के लिए बेसिकली क्या होगा? हमें फिर से वही एंट्रोपी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2 और एंट्रोपी एट पॉइंट, तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा एंट्रोपी एट पॉइंट 2 विद द एंट्रोपी एट पॉइंट 2 डैश। तो कैसे करेंगे? S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस CP ln T2 अपॉन T2 डैश। ठीक है, अब S2 इज इक्वल टू S2 डैश। अब S2 देखिए, S2 हो जाएगा हमारा ये जो -15 के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी दी हुई है, एंट्रोपी दी हुई है। ठीक है, सॉरी, ये वाली 5.54 और जो S2 डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 5.0391। ठीक है, तो S2 हमारा कितना हो जाएगा? S2 हो जाएगा 5.5490। ठीक है, ये 5 इज इक्वल टू 5.0391 प्लस CP, यहाँ पे हम गैस का लेंगे या वेपर का, और जो कितना हो जाएगा हमारा ये वाला 2.805। ठीक है, ये हो जाएगा 2.805 ln T2 हमें निकालना है और T2 डैश हमें पता है। T2 डैश कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा 298। ठीक है, तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हम T2 निकाल लेंगे। तो T2 हमारा कितना आ जाएगा? 357
0.4 केल्विन। तो एक बार T2 पता चल गया तो फिर हम H2 निकाल सकते हैं। H2 कितना हो जाएगा, H2 डैश प्लस Cp T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, अब H2 डैश कितना हो जाएगा, H2 डैश हो जाएगा हमारा ये वाली जो एंथैल्पी है 1465, जो 25 डिग्री सेल्सियस के सामने एंथैल्पी दी हुई है। तो ये हो जाएगा 1465.84 प्लस Cp, यहाँ पे Cp जो लेंगे वो भी हम लोग गैस का लेंगे और जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसके करस्पॉन्डिंग लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.805, ये हो जाएगा 2.805। T2 कितना है 357.4 माइनस T2 डैश कितना है हमारा 298। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारी जो एंथैल्पी है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये मिल जाएगा 1632.10 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो हमने सारी एंथैल्पी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले पावर चाहिए, तो पावर बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले पावर, पावर निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1। ठीक है, तो H2 तो हमने निकाल लिया, H1 कितना है, H1 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे -15 के करस्पॉन्डिंग वेपर दिया हुआ है वो कितना है 1426, तो H1 कितना है 1426.5। ठीक है, लेकिन पावर निकालने के लिए अभी भी हमें क्या चाहिए, मास फ्लो रेट एम डॉट चाहिए। तो एम डॉट कैसे निकालेंगे हम लोग, एम डॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमें दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे बाई H1 माइनस H4। ठीक है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कितना दिया हुआ है 18 TR, तो हम क्या करेंगे 18, एक TR में कितना होता है 3.5, तो 18/3.5 डिवाइड बाय H1 माइनस H4। तो H1 हमारा कितना है 1426, ठीक है 0.5 माइनस H4 किसके बराबर होगा, H4 बराबर होगा H3 के, क्योंकि आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है, और H3 कितना है 274.9, तो ये हो जाएगा 274.9। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास फ्लो रेट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो मास फ्लो रेट आपको मिल जाएगा, मास फ्लो रेट आ जाएगा हमारा 0.054। ठीक है, ये आ जाएगा 0.05470 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम पावर निकाल सकते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी हमारी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो पावर कितनी हो जाएगी हमारी, पावर हो जाएगी मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कितना आया था हमारा 0.0547, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1। H2 कितना आया था हमारा, H2 हमारा आया था 1632, ठीक है 0.1 माइनस H1 कितना है 14, H1 कितना दिया हुआ है ये 1426.54, 1426.54। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हम हमारी पावर जो है वो निकाल सकते हैं। तो पावर कितनी आ जाएगी 11.27, ठीक है 11.27 किलो वाट। ठीक है, तो पावर आ गई हमारे। उसके बाद उसने पूछा अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर, कितना कूलिंग वाटर चाहिए। तो बेसिकली कूलिंग वाटर क्या होता है, यहाँ पे फ्लो करता है, ये जो लाइन दिख रही है ये कूलिंग वाटर की है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कूलिंग वाटर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 और आउटलेट कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। तो ये हमें दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है हमें 27। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर निकालने के लिए, तो हम बैलेंस कर देंगे मास फ्लो रेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर माइनस आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाइड बाय H1 H, यहाँ पे आप H2 माइनस H3, ठीक है H2 माइनस H3, H2 माइनस H3। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 4.18, आउटलेट टेम्परेचर कितना है वाटर का 27, इनलेट टेम्परेचर कितना है 20, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना हमने निकाला था, ये आया था 0.0547, ये आया था 0.0547 इंटू H2 हमने कितना निकाला था 1632 और H3 हमने कितना निकाला था 274। ठीक है 274, यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे
तो हम मास फ्लो रेट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.53 kg पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे हमने एंथैल्पी को यूज़ किया, यहाँ टेम्परेचर यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हमें लिखनी पड़ी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लास्ट उसने हमसे क्या मांगा है, सीओपी। तो सीओपी कितना हो जाएगा, सीओपी हो जाएगा हमारा टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना 18 टी है, तो 18 इंटू 3.5 डिवाइड बाय पावर कितनी है 11.27। ठीक है, डिवाइड बाय 11.27, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें सीओपी भी मिल जाएगा जो कि 5.59 आएगा, 5.5। ठीक है, 5.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 5.5 5.6 इस रेंज में आएगा आपका। ठीक है, या 5.7 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बार न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर जो निकालना है वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें जब हम अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर निकालेंगे तो हम यहाँ पे एंथैल्पी H2 माइनस H3 लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ना कि आप गलती ये मत करिएगा कि आप 2 डैश में से 3 घटाए, ये मत करिएगा। आप 2 में से 3 आपको घटा, ना कि 2 डैश में से 3 डैश। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं इसके आंसर्स लिख देता हूँ। तो पावर एक्सपेंडेड पर टी आर, पावर एक्सपेंड, टोटल पावर कितनी यूज़ हुई, पावर यूज़ हुई 11.77 किलोवाट, ये पावर रिक्वायर्ड है। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड। और अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर कितना है 2.55 kg पर सेकेंड, और सीओपी कितना है 5.59। ठीक है, 5.59 या 5.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका सीओपी। ठीक है, और यहाँ पे इसने पावर एक्सपेंडेड पर टीआर मांगी है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये जो आपको सीओपी पता चला है, इससे इसकी हेल्प से आप भी पावर यहाँ पे निकाल सकते हो। उसने कहा है 1 टनेज के लिए पावर कितनी है। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड पर टनेज आपको चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है।